हूँ। आज हमारा जो क्लास रहेगा वह ट्रांसफार्मर में रहेगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, तो हम उसके पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अब जो ट्रांसफार्मर इसलिए यूज किया जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है, संचरण लाइन है, उसमें पावर लॉस क्या हो, कम होना चाहिए। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो होता है कि फ्रिक्वेंसी और शक्ति को बिना परिवर्तित किए क्या करता है, वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है, वोल्टेज जो लॉसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वोल्टेज के। तो हम जानते हैं कि जो लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होता है, वह वोल्टेज के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हमारे पास यदि हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो लॉसेस है वो क्या होंगे, घटेंगे। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, जो लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन करते हैं, जब किसी शक्ति को हम क्या करते हैं कि संचरण लाइन में स्टेप अब ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ताकि हम उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसमिट करते हैं। अब जो हमारे पास आएगा, इसके जो मेन पॉइंट आएंगे हम उनके बारे में जानेंगे। हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या एक कोर टाइप से होता है। जो यह वाला कोर क्या होता है कि हम एक टैंक में अंदर रख देते हैं। अब जो इसके जो पार्ट है हम अलग अलग उनके बारे में, हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ये है कि यहाँ पर ये बाइंडिंग करती है जाती, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मान लो मेरे पास इस साइड, अब इसको मैं कैसे करूँ, जानूंगा कि मेरा प्राइमरी बाइंडिंग है कि सेकेंडरी बाइंडिंग है। हम इसको पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये किस सिद्धांत पर काम करता है इस सब के बारे में जानेंगे। हम इसको मान लेते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग। अब प्राइमरी जो बाइंडिंग होती है हमेशा ध्यान रखना वो किससे जुड़ा होता है, सप्लाई से। बाइंडिंग वो किससे जुड़ा होता है, सप्लाई से। या हम जहाँ से क्या ले रहे हैं, इनपुट, सप्लाई, या हम कह सकते हैं या इनपुट। और जो हमारे पास जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, ये वाली सेकेंडरी बाइंडिंग। अब यहाँ पर देखें जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, या तो इसमें हम क्या कहते हैं, लोड जोड़ते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, लोड जोड़ते हैं, लोड या आउटपुट लेते हैं। लोड जोड़ते हैं या आउटपुट लेते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। अब जो इसके मुख्य पॉइंट हम उसको पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे और क्या होता है ट्रांसफार्मर। मैं जो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में टीएफ कर दूंगा, समझ जाए। ट्रांसफार्मर को हम और किस शब्द में दर्शा दे, एक्स करके भर भी कर देते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर ही होता है। तो हमारे पास जो ट्रांसफर होता है, शक्ति एवं आवर्ती को शक्ति एवं आवर्ती को बिना परिवर्तित किए
शक्ति का ट्रांसफर करता है, शक्ति का या कह सकते हैं ये धारा का क्या करता है, शक्ति का स्थानांतरण करता है, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे सर्किट में, स्थान का मतलब ये कि पहले सर्किट एक स्थान और ये हो गया दूसरा स्थान, पहले सर्किट और दूसरे सर्किट में क्या करता है स्थानांतरण करता है, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पर मैं कितना दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्या दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो पावर है यहाँ पर 50 हर्ट्ज क्या दे रहा हूँ, 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर मैं वोल्टेज को घटाऊँ अंता बढ़ाऊँ, मुझे क्या मिलेगा 50 हर्ट्ज से ही मिलेगा। और मैं यहाँ पर कहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज 100 kV कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगी, शक्ति 100 kV ही मिलेगी। परंतु इफेक्ट इसमें क्या पड़ता है सर, हम तो कहते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, स्टेप अप लॉस कौन से होते हैं भाई, जो लॉस होते हैं हम जो आगे वाले टॉपिक होंगे हम उसमें पढ़ेंगे। लॉस ट्रांसफार्मर में कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा, कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस। कॉपर लॉस को हम क्या कहते हैं, जो किस पर निर्भर करता है, लोड पर, और जो हमारे पास आयरन लॉस होता है वो क्या होता है, लोड पर निर्भर नहीं करता, वो नियत रहता है, यानी इतना उसमें होना है। इसलिए हम जो कॉपर लॉस कम हो, हमारे पास क्या हो, आयरन लॉस कम हो, क्या करते हैं हम इसको कह के बनाते हैं फेरोमैग्नेट पदार्थ का, फेरोमैग्नेट मटेरियल का बनाते हैं, फेरोमैग्नेट मटेरियल का बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो रिलक्टेंस क्या होता है, इसकी रिलक्टेंस इसका क्या होता है, कम होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है, और परमिटिविटी ज़्यादा होती है, परमिटिविटी, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, चुंबकीयशीलता, परमिटिविटी इसकी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हम फेरोमैग्नेट पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जो कौन से पदार्थ हो सकते हैं, सिलिकॉन स्टील, जो हमारे पास कोर बनाते हैं वो क्या का बनता है, सिलिकॉन स्टील का बनता है। अब जो हमारे पास जो लॉसेस थे हम उनको क्या करेंगे, दुर्गेश की जो लॉसेस हम उसको क्या, जो अभी जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे तब उसके लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक लॉसेस बताएंगे कि जो मशीनों में जो लॉसेस होती हैं वो इसमें नहीं होती कुछ लॉसेस, परंतु मशीन में जो लॉसेस होते हैं एडवांस होते हैं, जैसे घर्षण लॉस होता है और इसमें घर्षण लॉस नहीं होता, तो हम जो लॉसेस की बात है हम बाद में बात करें। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोले हैं कि ट्रांसफर शक्ति और आवर्ती को बिना परिवर्तित की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। मैं यहाँ 50 हर्ट्ज दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, तो मुझे आउटपुट में 50 हर्ट्ज मिलेगी। यदि मैं यहाँ पर 100 kV दे रहा हूँ शक्ति, यहाँ पर भी मुझे 100 kV मिलेगी। पर यहाँ पर कहते हैं सर हम तो जो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं क्या करते हैं, पावर को घटाने में या बढ़ाने, हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो वो इसलिए लगाते हैं कि भाई मैं यदि यहाँ पर क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो मेरा स्वाभाविक सी बात है वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या होगा, करंट कम होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास भी समानुपाती होता है किसका, I का। मान लो कि यहाँ पर 2 गुना क्या है, V IR, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर करंट को कम कर देंगे और वोल्टेज को हम ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो हमने क्या बोले हैं कि हमारे पास जो होता है ट्रांसफार्मर शक्ति एवं आवर्ती को बिना परिवर्तित किए शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करता है। अब आता है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हमारा ट्रांसफर होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल। तो ये हमेशा अभी हम इतना बस ध्यान रखेंगे ये कौन सा इसमें करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत का, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत। अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत का प्रिंसिपल क्या होता है, जो होता है परस्पर प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है।
परंतु हम स्वाभाविक रूप से देखे जाए तो हमारा जो ट्रांसफर होता है क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है क्या, हाँ करता है, परंतु उसमें सेल्फ इंडक्शन भी लगती है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 कोर लगे रहते हैं। जब हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर टेप करके हम क्या है, सेकेंडरी साइड ले लेते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि यदि एक कॉइल में क्या हो रहा है, यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न होंगे, फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, लिंक, जो फ्लक्स होगा लिंक होगा, तो इसमें भी क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि ये एक इसके कारण इसमें हो रहा है। परंतु सेल्फ इंडक्शन हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉइल जो स्वयं के कारण क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो हम जो आगे पढ़ेंगे वो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के कारण क्या होगी कि आदि करंट इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, हमारे पास जो फ्लक्स होगा किस टाइप से, इस टाइप से बनेगा। तो ये फ्लक्स किस में करेंगे, इसमें लिंक करेगा, तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो हम जानते हैं जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, E बराबर E। यदि हम प्राइमरी साइड देखेंगे तो हमारे पास प्राइमरी साइड क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, E बराबर, जब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं जो विद्युत वाहक होता है 4 जो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। अरे इसमें जो हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, और जो इसमें हम फ्रीक्वेंसी कौन सी दे रहे हैं, और फिर डिपेंड इसमें भी करेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। तो हम कह सकते हैं n, हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा उत्पन्न क्या होगा, प्राइमरी साइड, वो किस किस पर डिपेंड करेगी कि उसमें क्या है कि जो फ्लक्स उसमें कितना उत्पन्न हो रहा है, और फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है। तो स्वाभाविक बात यदि हम करंट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी क्या होता है, ज्यादा उत्पन्न होता है। अब फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है कि भाई यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसमें फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि राउंडली वो क्या होगा, अल्टरनेट होते रहेगा। अब हमारे पास पी साइड स्विच है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग साइड क्या होगा, सॉरी यहाँ तो दिखता नहीं होगा, हम जो इसको पॉइंट को नेक्स्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास इसमें जो एनर्जी आगे उत्पन्न होती है वो क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, E बराबर 4.44 IM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, फिर ये F N P। अब मैं ओनली प्राइमरी साइड दे रहा हूँ, तो ये प्राइमरी साइड ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स, और F तो जानते होंगे कि फ्लक्स, और F का मतलब हो रहा है आवर्ती, और N P है नंबर ऑफ टर्न। तो उसमें निर्भर ये भी करेगा कि इसमें कितने टर्न है। अब हम जो है इसके और बिंदु हम आगे पढ़ेंगे। हम फिर से हमारा डायग्राम बना लेंगे, उसमें हम समझेंगे। प्राइमरी साइड, तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसमें सर्किट या वाइंडिंग लिख देते हैं, इसमें वाइंडिंग इलेक्ट्रिक रूप से पृथक होता है तथा मैग्नेटिक रूप से जुड़ा होता है, मैग्नेटिक रूप से जुड़ा होता है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला, इसमें वाइंडिंग इलेक्ट्रिक रूप से पृथक होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या दिए, इनपुट लिए और यहाँ से हम लोड में आउटपुट जोड़ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमारे पास करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापस से हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पृथक है, तो ये दोनों सर्किट एक दूसरे से क्या है, पृथक है। हम जब भी देखते हैं तो ये क्या होती है, जब टच नहीं होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, पृथक कहते हैं या ओपन कह सकते हैं। परंतु उसने क्या बोला तथा मैग्नेटिक रूप से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो यहाँ से होते हुए क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को लिंक करेंगे यानी जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक रूप से कैसे दोनों सर्किट जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध, ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। क्या सा होता है, अनंत होता है। क्योंकि देखो कि इन दोनों की क्या है कि ये दोनों पृथक है। तो हम देखें कि जब ओपन रहते हैं दोनों एक सर्किट में या तो कोई वायर लेते हैं और उनके बीच में हम क्या नापते हैं, मान लो मैं इसमें क्या मान लेता हूँ, ये वायर है। हम इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मापेंगे, मैं कर सकती है क्या बताएगा, ये बताएगा अनंत। और जब दोनों यानी शॉर्ट रहते हैं तो क्या बताता है, जीरो यानी शून्य कहना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन दोनों का कैसा है, ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसे हम ट्रांसफार्मर को केवल एसी में प्रयोग कर सकते हैं और डीसी में नहीं, तथा डीसी में नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या बोले कि एसी में हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो एसी में हम क्या रखते हैं कि एसी जो होता है कैसा रखता है, प्रेरकत्व का गुण रखता है, प्रेरकत्व का गुण रखता है, जबकि डीसी नहीं रखता है, प्रेरकत्व का गुण रखता है। जबकि हमारे पास जो डीसी होता है वह क्या है, प्रेरकत्व का गुण नहीं रखता है, प्रेरकत्व का गुण नहीं रखता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे एसी है, एसी में देखते हैं कि हमारे पास जो दिशा है कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। तो फ्लक्स भी कैसा परिवर्तित होते चलते हैं ताकि वो लॉकिंग प्रक्रिया नहीं होती। परंतु इसमें क्या है, डीसी में जब एक ही दिशा में बहेगा फ्लक्स बढ़ते चलेगा, करंट भी बढ़ती चलेगी, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा वो कैसा हो जाएगा, जल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है कि हमारे पास ये कैसे पृथक होते हैं। नेक्स्ट इसमें घर्षण हानि नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। तो भाई जब वो घूमने वाला उसमें पार्टी नहीं होगा तो घर्षण हानि होगी ही नहीं, इसलिए इसमें घर्षण हानि नहीं होता। तो घर्षण हानि को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। घर्षण हानि क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अब इसकी रेटिंग, इसके जो हमारे पास ट्रांसफार्मर देख जैसे मशीन को वाट में लेते हैं, इस प्रकार से बॉक्स से ऐसे है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी रेटिंग केवीए किलोवोल्ट एम्पियर में
लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखें जो केवी होता है वो किसका यूनिट होता है? आभासी शक्ति का, आभासी शक्ति। अब यहाँ पर नोट करके एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे पास केवी उन डिवाइसों के लेते हैं जो क्या होते हैं, पावर का लॉस नहीं करते। किसका लेते हैं? जो पावर का लॉस नहीं करते। नोट, केवीए की रेटिंग उन डिवाइसों पर, केवीए की रेटिंग जो डिवाइस पावर खपत नहीं करता हो, नहीं करता हो। जब ये हमारे पास क्या है कि पावर है, क्या होगा, ये जब पावर ही खपत नहीं करेगी तो भाई उसकी दक्षता अच्छी होगी। कुछ हो गई ऐसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आभासी शक्ति होती है वो कैसी होती है? जो डिवाइस में पावर का लॉस नहीं करता। हमने जब भी देखे कि हमारे पास जो शक्ति होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये कौन सा होता है? आभासी शक्ति, जिसको हम केवीए से दर्शाते हैं। आभासी शक्ति। और ये हमारे पास क्या होता है? प्रतिक्रिया शक्ति। और ये हमारे पास क्या होता है? ट्रू पावर या सही शक्ति कह सकते हैं, ट्रू पावर। तो हमारे पास क्या है? जो हम इसकी रेटिंग क्या में लेते हैं? केवीए में लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है? केवीए हम किस में ले सकते हैं? जो डिवाइस क्या है? पावर का खपत ना करे। जो डिवाइस क्या है? पावर का खपत नहीं करे ना करे। तो हमारे पास वो डिवाइस कौन से हैं? एक तो ट्रांसफार्मर है, दूसरा क्या है? अल्टरनेटर। ये क्या है कि पावर की खपत नहीं करते हैं। पावर की जब खपत ही नहीं करते हैं तो इनकी दक्षता क्या होगी? उच्च होगी। तो हम जो इसके बारे में है कि इसकी दक्षता कितनी होगी, हम नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। हमने क्या बोले थे कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी हम जो रेटिंग लेते हैं किसमें लेते हैं? केवीए में लेते हैं। किसमें? केवीए में। और हम केवीए क्या होती है हम ये जाने थे। जो डिवाइस पावर का कंजप्शन ना करता हो या खपत ना करता हो। भाई जब ये क्या है कि पावर का खपत नहीं कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो पावर खपत नहीं कर रहा है तो इसकी दक्षता भी उच्च होगी। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, ट्रांसफार्मर की दक्षता 98 से 99% तक होती है। हम अब दूसरा बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये है कि इसमें जो सबसे गर्म भाग होता है वो किसका होता है? वाइंडिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे गर्म भाग वाइंडिंग, सबसे गर्म भाग वाइंडिंग होता है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोले हैं कि ट्रांसफार्मर का सबसे गर्म भाग वाइंडिंग होता है। तो वाइंडिंग गर्म होता है तो हमारे पास क्या होती है? कॉपर का लॉस होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है? हमेशा आई स्क्वायर या। तो हम यहाँ पर देखें कि भाई कॉपर लॉस होगा तो भाई 100 में 100% हमको नहीं मिल सकती। 100 में 100% नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो रहा है। इस कारण इसकी दक्षता में थोड़ी बहुत कमी आई है। परंतु इतना ज्यादा जो है कि हमारे ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर का कंजप्शन नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर की
दक्षता दक्षता 100% होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है अब जो हमारे पास 100% कब होगी? जब क्या हो, इसका रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। रिलक्टेंस शून्य हो, रिलक्टेंस कैसा हो? शून्य हो। और जो इसकी परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता परमिटिविटी कैसा हो? अनंत हो। यानी इनकी जो चुंबकीयशीलता कैसी हो? अनंत हो। और जो बाइंडिंग में भी है तो बाइंडिंग का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? बाइंडिंग रेजिस्टेंस शून्य हो, तब ये हमारा क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। परंतु ये हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर बनाना संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि जो ये क्या कोर है, इसका क्या रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स का जब विरोध नहीं होगा तो हमारे पास जो यहाँ से जो उत्पन्न हो रहे फ्लक्स वो पूरा किसे सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करेगी? लिंक होगी। तो जब लिंक होगी तो इसमें भी पूरा वोल्टेज प्राप्त होगा। फिर क्या बोला? परमिटिविटी। जब इसकी चुंबकशीलता और भी अधिक होगी तो अनंत होगी तो भाई जितना चुंबक बने हुआ वो क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर वाइंडिंग में क्या होगा? रेजिस्टेंस नहीं होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है IIR² जो हानि होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारे पास ये तीनों कंडीशन में होगा तब हमारे पास क्या कहलाएगी? आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगी। आइडियल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है कि हम जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। हम प्राइमरी विद्युत वाहक बल क्या होता है? 4.445 मैक्सिमम Fn। ये क्या है कि हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ऊपर भी लिख देते हैं। हमारे पास ट्रांसफार्मर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वो क्या है? 4.445 MFn। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है? EMF है, यानी विद्युत वाहक बल है। और यहाँ पर फाई M क्या है? फाई M मैक्सिमम फ्लक्स है, यानी इसमें कितना फ्लक्स अधिकतम हो रहा है। और आप तो जानते हैं कि ये क्या है? आवर्ती। अब फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। और यदि हम यूएसए जो विकसित देश है तो हम वहाँ पर कितने हैं? 60 हर्ट्ज पर यूनिट है। और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्न। हम कह सकते हैं कि इस बाइंडिंग में कितने जो कोर में है वो लपेटे गए टर्नों की संख्या, तो कितने टर्न है? तो नंबर ऑफ टर्न। तो हमारे पास जो है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? एक तो करता है किसमें? फ्लक्स में। अधिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका भी क्या होगा? EMF बढ़ेगा। अधिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास जो वोल्टेज विद्युत वाहक बल है वो भी क्या है? बढ़ेगा। और हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न है तो क्या होगा? अधिक को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ जब स्टेप अप होता है तब कितने होते हैं, स्टेप डाउन होता है तब कितने होते हैं। हम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे जो हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगी कि हमारे पास अधिक के का मान 1 से ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। तो हम किससे समझ पाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हमारे पास इसमें ओनली बाइंडिंग में बस बोले कॉपर लॉस होता है, परंतु इसमें कितने प्रकार के लॉस होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉपर लॉस होता है, एक होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं? लैमिनेट पत्ती। किसका करते हैं? सिलिकॉन का। उसमें क्या होता है? 2 से 4% तक सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि उसमें भंगुरता कम आए। फिर इसके बाद हमने
हिस्टेरिस को कम करने के लिए क्या करते हैं कि वो पतली पतली पट्टियां भी बना देते हैं। हम जो इसके जो जितने भी प्रकार की हानियां हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कि हमारे पास मान लो कि हम यहाँ पर क्या है 100 किलोवाट है, 100 केवी ये है, सॉरी 100 केवी ये है और हाथी हमें यहाँ पर कितना लेना है 50 केवी ये लेना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने टर्न है और यहाँ पर हमें कितने टर्न लगाना चाहिए ताकि हमें क्या 50 केवीए आउटपुट मिल सके। यदि हम यहाँ पर देखेंगे, हम मान लो कि यहाँ पर कितने 100 वाइंडिंग और ये 100 वाइंडिंग है, 100 वाइंडिंग है और यहाँ पर पता नहीं कि कितने वाइंडिंग, या कह सकते हैं 50 वाइंडिंग है। तो हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितने हमें जो आउटपुट है वो कितने केवीए में मिल रहा। तो हमें ये सब किससे जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के तहत हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज इतना और आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आउटपुट वोल्टेज या हम कह सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज एवं सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात या रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। हमने फर्स्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक उत्पन्न होती है तो हम उसको कौन सा उससे बनाए थे, G बराबर 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी और क्या रखते थे N। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास मान लो कि क्या है ट्रांसफार्मर, इसके ये हमारा क्या है ट्रांसफार्मर है। हमारा ये क्या प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हमारे पास जो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होगा तो हम उत्पन्न EMF होगा तो हम उसको क्या कहेंगे EP। और यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे IM। तो क्योंकि लिंक होता है तो ऐसे ही रहेगा। परंतु हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, क्योंकि हम देखते हैं फ्लक्स इसके कारण हो रही है, जो फ्लक्स यहाँ भी होगी, पर कुछ यहाँ पर रिलक्टेंस के कारण फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के गुण के कारण थोड़ा सा क्या पूरा यहाँ पर लिंक नहीं कर पाता, पर बहुत कम होता है। यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है इसमें बदलाव किसका होता है, नंबर ऑफ टर्न। तो हम प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न होंगे हम उनको क्या करेंगे NP करेंगे और इसके सेकेंडरी को ES जो EMF उत्पन्न हो रहा है और जो इसके नंबर ऑफ टर्न है हम उसको क्या दर्शाएंगे NS से। तो हमने क्या बोले थे कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, तो हम क्या बोले थे
सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बराबर सेकेंडरी क्या है? वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास क्या है? ES है और प्राइमरी वोल्टेज क्या है? EP है। अब हमने क्या बोले थे कि हम यहाँ पर मान रख देंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर ओनली जो दिए हैं ओनली वाइंडिंग की क्या दिए हैं कि यहाँ पर जो उत्पन्न विद्युत बल होता है, परंतु यहाँ पर प्राइमरी में भी विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है और सेकेंडरी में पर विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है। तो हम प्राइमरी के लिए क्या करेंगे? EP प्राइमरी EP बराबर 4.44 M F और NP। ये किसके लिए है? प्राइमरी वाइंडिंग के लिए है, प्राइमरी वाइंडिंग। और इसको अच्छे से समझना ताकि आपको आगे पढ़ने की जरूरत ना हो। हम इतना ध्यान रखना कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अंतर जो अनुपात है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पर ओनली हम इतना ध्यान रखेंगे तो हमारे पास जितने भी इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आता है, वोल्टेज कैसा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, हम पूरा इसी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्राइमरी, हम सेकेंडरी के लिए जो हमारे पास जो क्या विद्युत बल उत्पन्न होगा 4.445 M F N S। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी उत्पन्न विद्युत बल किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर, मैक्सिमम फ्लक्स पर, और जो सेकेंडरी तरफ क्या नंबर ऑफ टर्न है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हम यही वाला वैल्यू उठाकर क्या करते हैं? इसमें रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात को। तो हमारे पास यहाँ K बराबर ES अपॉन EP। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ES अपॉन EP। तो हाँ यहाँ पर मान रख देते हैं 4.45 M। इसको समझना अच्छे से, क्योंकि इसके बाद हमें इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आते हैं क्वेश्चन उसको हम करवाएंगे। 4.445 M F N S एक किसका हो गया? सेकेंडरी साइड का। बट अनुपात प्राइमरी वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक को यहाँ पर 4.445 M F N P। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कटने वाले हम उसको क्या कहते हैं? काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4.5 जितना कट रहा क्या? हाँ ये कट रहा। तो हमारे पास अब क्या बचा? K बराबर ES बटे EP बराबर क्या होगा? NS बटे NP। अब हमें आगे हमने और क्या पढ़े थे? कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमने क्या बोले थे कि पावर का खपत नहीं होता, पावर को बिना परिवर्तित किए क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी या सेकेंडरी साइड क्या करता है? स्थानांतरित करता। तो हम कह सकते हैं ना P प्राइमरी बराबर क्या होगा? जो पावर है PS, यानी सेकेंडरी साइड जो पावर है वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? VI। तो हम यहाँ पर जो विद्युत बल है, वोल्टेज, हम उसको क्या दर्शाए हैं? ES से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? EP और IP बराबर EP बराबर हमने क्या बोल रहे थे कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को क्या करता है? पावर को बिना परिवर्तित किए ही स्थानांतरण करता है। तो हमारे पास क्या प्राइमरी पावर है तो सेकेंडरी पावर कैसे होगी? दोनों बराबर होगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं ES into IP। ये क्या फार्मूला है? पावर का। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ES बटे क्या करेंगे? ES बटे EP।
इक्वल टू इस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, आई पी ऊपर आ जाएगा, आई पी बटे आई एस। और एक चीज हम और जानते हैं, जो पावर होता है वो कैसा होता है, आई आर स्क्वायर के, आई आर स्क्वायर भी क्या है, पावर भी होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पी एस जो पावर लॉस हो रहा है, पी एल कर देते हैं, पी लॉस पी एस कर देते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी पी सेकेंडरी, पी एल सेकेंडरी, पी एल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या, आई स्क्वायर आर, और हमारे पास क्या ले लेते हैं, जेड पी बराबर हम आई स्क्वायर आर, और हमारे पास जो क्या है, रिलेक्टेंस है स्क्वायर आर, तो हम जो जेड रिएक्टेंस जेड एस, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, आई स्क्वायर, तो हम आगे कह सकते हैं बराबर आई स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हटा देंगे, आई स्क्वायर बटे आई पी और आई स्क्वायर आई एस बराबर जेड एस बटे जेड पी, ये आएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड जो यहाँ पर वर्ग है तो हम इस साइड भी क्या लगा सकते हैं, इसको बराबर करने के लिए वर्ग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई पी इक्वल टू आई एस बराबर क्या होगा, करने में जेड एस जेड पी। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बना है, के बराबर क्या बना है, ई एस बटे ई पी बराबर क्या है, एन एस बटे एन पी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, आई पी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस बटे ए पी बराबर क्या होता है, आई पी, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो आई पी बराबर आई एस, और हम आगे इसको क्या कर सकते हैं कि एमडी में हमारे पास आई पी एस बराबर क्या निकल के आया है, जेड एस बराबर जेड पी। तो हमारे पास पूरे जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन में, यही क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। यदि हमें इनके वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, सभी के वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान रखना, यदि हमारे पास क्या होता है, जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, यहाँ पर देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान क्या 1 से ज्यादा हो तो हम उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास रेशियो 1 से क्या हो, कम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम कल पढ़ेंगे, और इसको पढ़कर आना, जिसमें भी जो भी डिस्टर्ब होगी, आज जो समझ में नहीं आया कल आप क्वेश्चन कर सकते हैं।